नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे अपने साथियों में ज़रा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है पेंगोंग झील, जिस पर विवाद जो चल रहा है चीन के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, अंटार्कटिका महाद्वीप पर नए शोध के बारे में जो जानकारी आई है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो लागू की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 2 उपग्रहों द्वारा 2 वर्षों के एकत्र किए गए डेटा के आधार पर तैयार शोध में अंटार्कटिका पर कितने प्रकार के शैवाल पाए गए हैं? तो राइट आंसर है 1679। विद्यार्थियों, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 2 उपग्रहों द्वारा 2 वर्षों में एकत्र किए गए डेटा के आधार पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोध दल व ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के द्वारा तैयार शोध में इस महाद्वीप में शैवाल के बढ़ने का नक्शा तैयार किया गया है। इस नए नक्शे में 1679 प्रकार के शैवाल खिलते हुए पाए गए हैं, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के पकड़ने के लिए महाद्वीप की क्षमता में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। शोधकर्ता अब लाल व नारंगी शैवाल पर इसी तरह के अध्ययन की योजना बना रहे हैं। शोधकर्ता अंटार्कटिका में बढ़ते शैवाल का प्रमुख कारण तेजी से बढ़ रहे तापमान को मान रहे हैं और यहाँ पर शैवाल काई जो बढ़ती जा रही है। तो इसमें आपको अतिरिक्त जो है जानकारी के तौर पर जो क्वेश्चंस जो याद रखने हैं, उसमें एक तो आपको याद रखना है कि ये जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 2 उपग्रहों के द्वारा जो डाटा तैयार किया गया, तो उसको जो है उसको आधार बनाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और एक ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के द्वारा ये शोध तैयार किया गया है। तो इसमें आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय शोध दल का और एक ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण, इन दोनों के द्वारा ये शोध तैयार किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो क्वेश्चन का जो है वो तो खैर आपको याद रखना है ही इसका आंसर, और आगे चलकर जिन पर जो शोध किया जाएगा वो भी आपको याद रखना है कि यहाँ लाल और नारंगी शैवाल पर भी इसी तरह का जो है अध्ययन करने की योजना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पेंगोंग झील, जिसका 45 किलोमीटर लंबा पश्चिमी हिस्सा भारत के नियंत्रण में है, ये झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, जिसमें चीन के द्वारा पहले से 3 गुना ज़्यादा सैन्य नावें तैनात कर दी गई हैं? तो राइट आंसर है लद्दाख। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए अभी इस दौरान सिक्किम की सीमा पर, उत्तराखंड की सीमा पर और लद्दाख की सीमा पर चीन के द्वारा विवाद तरह तरह से पैदा किया जा रहा है। और इसमें मैं आपको जानकारी दूं, ये पेंगोंग झील लद्दाख में भारत चीन सीमा पर स्थित है और इस झील का 45 किलोमीटर लंबा पश्चिमी भाग भारत के नियंत्रण में है और शेष भाग पर चीन ने अधिकार कर रखा है। चीन ने अधिकार किया था 1962 के युद्ध में, और ये लद्दाख का जो क्षेत्र है वो अक्साई चीन कहलाता है, जहाँ पर चीन ने अधिकार कर लिया था। तो यहाँ इस सीमा पर स्थित है ये झील। इस झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें भारतीय सेना फिंगर्स के नाम से बोलती हैं, और भारत के अनुसार फिंगर्स 8 के पास से दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा गुजरती है, जबकि चीन दावा करता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर्स 2 से गुजरती है। यानी कि चीन इस इलाके में स्थित जो ये पहाड़ियाँ हैं फिंगर्स के नाम से, इनमें भी कुछ पर अपना दावा जताता है, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि भारत मानता है कि फिंगर 8 से
वास्तविक नियंत्रण रेखा गुजरती है, जबकि चीन जो है दावा करता है कि फिंगर्स 2 से ये वास्तविक नियंत्रण रेखा गुजरती है, यानी कि वो भारत के कुछ हिस्से पर अभी भी अपना दावा जताता है और पहले से जो अधिकार में कर रखा है वो तो है ही। और अभी 2 सप्ताह पहले पेंगोंग झील के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच आपसी झड़प भी हुई थी और अब चीन ने इस झील में पहले से 3 गुना ज़्यादा सैन्य नावें तैनात कर दी है। हालांकि भारत के पास भी कितनी ही जो है संख्या में सैन्य नावें यहाँ पर हैं मौजूद और भारत के द्वारा यहाँ सीमा पर सड़क का निर्माण जो किया जा रहा है तो उसका चीन के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जबकि चीन ने पहले से ही सीमा पर अपने क्षेत्र में सड़क बना रखी है। तो यहाँ पर ये विवाद चीन के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये यहाँ उत्तराखंड में जो लिपुलेख दर्रा है, तो लिपुलेख दर्रे से 5 किलोमीटर पहले तक भारत ने 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया, जिसका जो है नेपाल ने चीन के उकसाने पर विरोध किया था। और तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि सिक्किम की सीमा पर, उत्तराखंड, लद्दाख की सीमा पर ये चीन के द्वारा इस तरह से विरोध किया जा रहा है और नेपाल को भी जो है चीन उकसाता रहता है, जिसकी वजह से उसके द्वारा भी विवाद पैदा किया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। आयुष्मान भारत योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी बनने वाली पूजा थापा किस राज्य की निवासी हैं? तो राइट आंसर है मेघालय। और विद्यार्थियों, आपको मालूम है आयुष्मान भारत योजना 2018 में लागू की गई थी और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का जो है वो इलाज के लिए सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराए या प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराए। तो 1 करोड़वीं लाभार्थी बनने वाली पूजा थापा ये मेघालय की है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें फुटवियर निर्माता कंपनी कासा एवर्स GmbH ने चीन से भारत में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने की घोषणा की है। ये किस देश की कंपनी है? तो राइट आंसर है जर्मनी। और मैं आपको इसमें जानकारी दूं कि ये कंपनी के अलावा जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, यह लावा कंपनी, उस लावा जो मोबाइल कंपनी है लावा, उसने भारत में जो है अपनी कंपनी को स्थापित करने का निर्णय किया है, यानी कि चीन से वो भारत में स्थापित करने जा रही है अपनी कंपनी को। और अब जर्मनी की जो कंपनी है, इसने भी चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत में स्थापित करने की घोषणा कर दी है। और इसी तरह से अमेरिका की लगभग 1000 के करीब कंपनियां जो चीन में हैं, तो उनको भी भारत में लाने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। चीन से फैक्ट्रियों को भारत में शिफ्ट करने के लिए जापान ने कितने बिलियन डॉलर की योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 22 बिलियन डॉलर। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये कोरोना जो महामारी की शुरुआत चीन से हुई और चीन में जो है वुहान से शुरुआत हुई इसकी, तो चीन ने इस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी को विश्व में छिपाया था और इसी वजह से ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली और इसी वजह से सभी देश चीन से इस बात को लेकर नाराज़ हैं और अब वो चीन के खिलाफ इस रूप में ये कार्रवाई कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने भी घोषणा की है कि वो चीन से जो अपनी कंपनियों को अलग अलग देशों में शिफ्ट करेंगे। तो यूरोपीय संघ में जो कंपनियां हैं वो भी भारत में स्थापित होने की संभावना है। और अमेरिका का भी मैंने आपको बताया कि 1000 के करीब जो कंपनियां हैं वो भी, उनसे भी बात की जा रही है भारत में स्थापित करने के लिए। और हालांकि कुछ कंपनियों ने वियतनाम को भी चुना है अपने स्थान वहाँ पर स्थापित करने के लिए। तो ये भारत के लिए इस दौरान एक अच्छा अवसर है जिससे कि इन कंपनियों को भारत में निमंत्रित किया जा सके और ये कंपनियां भारत में स्थापित होती हैं तो यहाँ पर रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे।
तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस राज्य सरकार के द्वारा 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत खरीफ 2019 से धान तथा मक्का की खेती करने वाले किसानों को अधिकतम 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। विद्यार्थियों में आपको उसमें जो लिखा हुआ है आपके खरीफ 2019 ये और खरीफ 2019 से धान और मक्का की खेती करने वाले, तो यहाँ पर यानी कि क्योंकि धान मतलब चावल जिसको हम बोलें, तो धान और चावल की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको जो है 2019 से जो खरीफ की फसल उन्होंने की तो वहीं से ही ये सहायता राशि दी जाएगी। और आप जानते हो विद्यार्थियों, खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई होती है जून जुलाई में। वर्षा जब शुरू होती है तब जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में ये फसल काट ली जाती है। और इसमें तो इन्होंने किसानों को ये सहायता जो है खरीफ 2019 से देना जो है तय किया है सरकार ने। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किस हिसाब से, तो प्रति एकड़ 10,000 रुपया दिया जाएगा किसानों को सहायता के तौर पर, और 2 फसलों पर दिया जा रहा है, एक तो धान और एक धान मतलब चावल और एक मक्का की खेती पर, और 2019 से खरीफ की फसल 2019 से दिया जाएगा। और यहाँ पर एक और आपको मालूम होना चाहिए कि 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और ये योजना इसी पुण्यतिथि पर शुरू की जा रही है। और इस योजना के तहत जैसा कि आपने पढ़ लिया इसमें, तो इस योजना के तहत मैं आपको एक जानकारी और दूं कि राज्य के 19 लाख किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। और इस योजना के तहत अन्य खरीफ की फसलों व रबी की गन्ने की फसल के लिए भी सहायता देना प्रस्तावित है। विद्यार्थियों, जैसा मैंने भी आपको बताया कि ये योजना अभी तो धान और मक्का की खेती वाले किसानों को दी जा रही है, परंतु आगे योजना है यानी कि प्रस्ताव है इनका कि खरीफ की जो अन्य फसलें हैं, अब अन्य फसलें आप जानते हो खरीफ की, जिसमें ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, चंवला, ये जो तिल, मूंगफली, ये खरीफ की जो फसलें हैं इन पर भी सरकार के द्वारा जो है किसानों को सहायता देना प्रस्तावित है। और रबी की जो फसलें हैं उनमें केवल गन्ना पर भी किसानों को सहायता देना प्रस्तावित है। तो वर्तमान में 2 फसलों के लिए है और आगे खरीफ की जो फसलें हैं उनके नाम जो मैंने बताए उन फसलों पर भी किसानों को सहायता देना प्रस्तावित है। और रबी की जो फसल है उसमें केवल गन्ना के लिए सहायता दी जाएगी, ये आगे के लिए है प्रस्तावित। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें ध्यान रखना है 21 मई को, क्योंकि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, तो यहीं से ये शुरुआत की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हैं तो आप जानते हो इसमें, तो इसमें जो अतिरिक्त क्वेश्चन है उनको आपको ध्यान रखना है, तारीख याद रखनी है, धान और मक्का इसको याद रखना है, खरीफ 2019 को याद रखना है, और 10,000 रुपये जो है अधिकतम सहायता राशि और प्रति एकड़ के हिसाब से, ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस देश ने कर्मचारियों के काम पर लौटने के लिए डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी किया है? तो राइट आंसर है एस्टोनिया। और विद्यार्थियों में बताऊं आपको, इस डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट को ग्लोबल टेक स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो मैं वापस रिपीट कर दूं, जिस कंपनी ने ये बनाया है तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है ग्लोबल टेक स्टार्टअप कंपनी, उसने बनाया। और एक और बात, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश बाल्टिक सागर के किनारे पर स्थित हैं, इसलिए इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है
जिसमें 2021 शैक्षणिक वर्ष में कोई कक्षाएं फेस टू फेस नहीं ली जाएगी और पूरी पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जाएगी? तो राइट आंसर है कैम्ब्रिज। और ये जानते हो आप लोग विद्यार्थियों, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है। तो ये पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसने ये घोषणा कर दी है कि वहाँ पर पूरे साल ये पढ़ाई ऑनलाइन ही कराई जाएगी। और अन्य जो विश्वविद्यालय हैं जिसमें ये नाम मैंने आपके दे रखे हैं, तो ये भी ऑनलाइन जो पढ़ाई शुरू कराने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, कितने देशों ने डॉक्टर हर्षवर्धन के विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने पर अपनी सहमति दी है? तो राइट आंसर है 194 देशों ने। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि हर्षवर्धन का नाम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए नाम नॉमिनेट किया गया था और अब उनको चुन लिया गया है। तो इस पर 194 देशों ने अपनी सहमति दी, यानी उनके पक्ष में मतदान किया। और इसमें आप अगला क्वेश्चन देखिए, ली चोंग वेई किस देश के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर है मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है संवाद एवं विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता दिवस। और अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल सरकार ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के काला पानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा को अपने नक्शे में दिखाया है। ये क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड ये चारों राज्य नेपाल की सीमा पर स्थित है, यानी कि इनकी बॉर्डर जो है नेपाल के साथ लगती है। और ये जो क्षेत्र है, जो काला पानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा, ये उत्तराखंड में आते हैं। और जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इसके बारे में कि यहाँ लिपुलेख दर्रे से 5 किलोमीटर पहले भारत ने 80 किलोमीटर जो है लंबी सड़क बनाई है। तो उसका जो है नेपाल ने विरोध किया था। और अब जो है नेपाल ने चीन के उकसाने पर जो है इन भारत के इन क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाकर नया विवाद पैदा कर दिया है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।